बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पीयूष मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने 2 साल तक वापी में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब करता रहा, लेकिन शिफ्ट से समय बचने के बाद बच्चों मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना मजा आने लगा पढ़ाने में कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया और लास्ट 5 ईयर से मैं यहाँ पे संजय पांडे क्लासेस में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। तो बेटा, मैंने आपको फिजिक्स आज शुरू करना है और केमिस्ट्री और मैथ्स के ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया है। तो आज मैं आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फोर्स शुरू करने चल रहा हूँ। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फोर्स। बेटा फोर्स, जैसा कि 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि फोर्स क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज फोर्स, फोर्स कहते किसको हैं, फोर्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे बेटा आप 9th क्लास में पढ़ रखे हो कि फोर्स क्या होता है बेटा। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन। फोर्स क्या है बेटा, फोर्स एक्सटर्नल एक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या है बेटा, कोई एक्सटर्नल एक्शन है, किस फॉर्म में। अब फोर्स क्या एक एक्शन है जो कि किस फॉर्म में हो सकता है बेटा। 2 ही मेथड हैं किसी भी फोर्स को अप्लाई करने की। एक तो हम उसको पुश कर सकते हैं बेटा, दूसरा क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये हो गया फोर्स। अब बेटा फोर्स क्या करते हैं हम किसी एक बॉडी से क्या करते हैं, दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बेटा फोर्स को अच्छे से डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी होती क्या है, जो आपको जानना है। तो बेटा बॉडी का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट ऑन विच वी अप्लाई द फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। बेटा कोई भी बॉडी जिसपे हम फोर्स क्या कर रहे होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं, बॉडी बोलते हैं अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम बोल सकते हैं बॉडी। अब बेटा पहले हम देखते हैं 9th क्लास में इतना डिटेल में हम बॉडी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन हमको 10th में बेटा थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि बॉडी कितनी टाइप की होती है। तो देखिए बेटा बॉडी कितने टाइप की होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ द बॉडी, 2 काइंड्स ऑफ द बॉडी। कौन कौन सी, एक होती है बेटा रिजिड बॉडी और दूसरा होती है बेटा नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर रिजिड बॉडी क्या है और नॉन रिजिड बॉडी क्या है, क्योंकि बेटा इसके पहले आपने टाइप ऑफ बॉडी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो बेटा रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी बॉडी जिसपे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बेटा अगर उसका शेप साइज या स्ट्रक्चर चेंज ना हो तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसपे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बेटा क्या हो, टोटल फोर्स एक पॉइंट से दूसरे मींस उसके वन एंड से दूसरी एंड की ओर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। जिसका अगर हम फोर्स उस पर अप्लाई करें और उसके शेप साइज या उसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेटा कोई आयरन रॉड है, क्या है बेटा, कोई आयरन या स्टील रॉड है, अगर हम इसके एक साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है बेटा, ये जो फोर्स है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो सेम 10 न्यूटन फोर्स बेटा हमको इस साइड मिल जाती है वापस। और फोर्स लगाने पे इसकी शेप और साइज या इसके स्ट्रक्चर पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो इस आयरन बार या इस स्टील बार को बेटा या स्टील रॉड को हम क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी बोल देंगे। अनदर एग्जांपल्स बेटा, जैसे हमारे ये डेस्क है, अगर हम इस पे कितना भी बेटा फोर्स अप्लाई करें, इसका शेप साइज और स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजिड बॉडीज बोलते हैं। दूसरा आता है नॉन रिजिड बॉडी। अब बताइए बेटा नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है, बेटा ऐसी बॉडी जिसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करें और उसका शेप स्ट्रक्चर या साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन रिजिड बॉडीज बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेटा फोम है, या हम सोफे पे बैठते हैं तो उसका जो गद्दा है ये क्या है, नॉन रिजिड बॉडी है। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे हम बैठते हैं उसका शेप और साइज या उस पे जैसे फोम को हम प्रेस करते हैं उसका शेप और साइज क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। दूसरा जैसे फ्लोर या आटे की जो बेटा आटा गूंथने के बाद जो लोई बनती है हार्ड, वो क्या है एक तरह से उसका हार्ड तो होती है, लेकिन जब भी उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसका शेप या साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस टाइप की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब दोनों को पढ़ाने की जरूरत इसलिए थी बेटा क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सी बॉडी हमको जानना है बेटा, रिजिड बॉडी। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स बेटा हम रिजिड बॉडी पे लगाएंगे तो क्या होगा,
इसका शेप साइज चेंज नहीं होगा, यानी कि टोटल फोर्स हमको रिटर्न मिल जाएगी, दूसरे से एक एंड पे लगाएंगे दूसरे एंड पे मिल जाएगी। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी के पे, जैसे बेटा आप सपोज कर लीजिए कोई फोम है, अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा बेटा, ये थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, ये थोड़ा सा साइज की इस टाइप से हो जाएगी, और ये थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बेटा ये मोशन तो करेगा इस साइड में, लेकिन यहाँ हो सकता है हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएं बेटा, यहाँ पे हमको 5 न्यूटन फोर्स मिले, बाकी को क्या करे बेटा ये एब्जॉर्ब कर ले। जैसे हमारे जो सॉक्स ऑब्जॉर्वर होते हैं, पैड होता है क्रिकेट मैच खेलते समय, या ग्लव्स होता है, तो ग्लव्स या पैड का बेटा यूज क्यों करता है बैट्समैन या फील्डर, ताकि जो बॉल आ रही बहुत ही हाई फोर्स है, उसमें स्पीड ज्यादा है, तो उसको क्या करें, जो ये फोम्स होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, सॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा वन एंड पे, लेकिन जो हमारी बॉडी से टच पार्ट होगा वहां पे क्या होगा, फोर्स उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पे हो सकता है हमें कम फोर्स मिले। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो बेटा अगर हम फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है बेटा, जो फोर्स होती है हमारी रिजिड बॉडी पे अगर अप्लाई हो रही है तो ये क्या करता है, फोर्स की वजह से जो रिजिड बॉडी है बेटा ये लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन करता है, इसकी शेप और साइज या स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर यही फोर्स बेटा नॉन रिजिड बॉडी पे अप्लाई हो रहा होगा तो नॉन रिजिड बॉडी में क्या हो सकता है बेटा, उसका शेप साइज और स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसके बाद वो लीनियर मोशन भी कर सकती है। तो इसलिए हमको बॉडी के बारे में जानना था। तो हमारा बेटा 10th क्लास में नॉन रिजिड बॉडी नहीं देखना हमको, आईसीएसई 10th में हमें देखना किसके बारे में है, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो बेटा फोर्स क्या होता है, फोर्स जब भी हम किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो फोर्स कर क्या सकता है बेटा, अगर ये रिजिड बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो इसको क्या कर सकता है बेटा, लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकता है, या बेटा अगर बॉडी क्या कर रहा है, ये एक्सीलरेटेड मोशन कर रही है तो उसको स्टॉप भी कर सकता है, या बेटा इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकता है। तो बेटा फोर्स क्या हो गया, फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द रिजिड बॉडी, यानी कि जो हमारी रिजिड बॉडी है बेटा उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा रिजिड बॉडी कितनी टाइप, यानी कि रिजिड बॉडी में हम दो टाइप इसमें भी पढ़ने चल रहे हैं कि फोर्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा फोर्स होता क्या है। अब फोर्स के बारे में कंप्लीटली थोड़ा सा इसकी एसआई यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं। तो फोर्स होता है, अब बेटा हम 9th क्लास में पढ़ क्या रखे हैं, फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो बेटा अगर हम फोर्स को देखें तो ये होता क्या है, ये है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्योंकि बेटा वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं बेटा यूनिट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें, यूनिट, तो बेटा जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा इसका, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है हमारा न्यूटन, सॉरी सीजीएस यूनिट होता है बेटा फोर्स का डाइन। तो ये रहा हमारे फोर्स का इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं बेटा किसी भी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी। बेटा फोर्स कौन कौन से इफेक्ट डालता है किसी रिजिड बॉडी पे, तो ये मेन हमारा इस चैप्टर में क्या पढ़ना बेटा कि किसी भी अगर रिजिड बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमारा इस चैप्टर का फोकस है। तो बेटा सपोज करते हैं हमारे पास एक स्टील बार है, ये क्या है, स्टील रॉड है। अब बेटा ये स्टील रॉड है, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहां पे क्या करते हैं बेटा, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर स्टील बार पे बेटा यहां फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा ये क्या होगा, अब अगर ये फोर्स इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का है कि इसको बेटा मूव कर सके तो इसको क्या करेगा बेटा, मूव करके यहाँ पे पहुंचा देगा इस बॉडी को। तो ये किस टाइप का मोशन हो गया बेटा, ये हमारा लीनियर मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया बेटा, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। यानी कि अगर हम किसी भी, अब बेटा ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी जो हमारी है ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव, यानी कि कहीं से बेटा ये बॉडी जो है वो फिक्स नहीं है, ये क्या है बेटा, नॉन फिक्स बॉडी है। यानी कि अगर हम नॉन फिक्स बॉडी या बॉडी जो फ्री है किस लिए, मोशन करने के लिए, उस बॉडी पे हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे
तो क्या करेगी बेटा, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन शुरू कर देती है। लेकिन अगर यही बॉडी को, ये हमारा बेटा 9th क्लास का स्कोप था, 9th क्लास का सिलेबस था कि हमने किस पे फोर्स पढ़ा था बेटा, मींस ऐसी बॉडीज पे फोर्स का एक्शन पढ़े थे जो कि क्या थी बेटा, फ्री टू मूव थी। लेकिन 10th क्लास में बेटा हमको ये नहीं देखना है, हमको क्या पढ़ना है बेटा, फिक्स बॉडीज को पढ़ना है, फिक्स बॉडीज पे फोर्स के एक्शन को पढ़ना है। अब बेटा इसी स्टील बार को मैं क्या करता हूं, अगर इसी स्टील बार को बेटा इस पॉइंट पे क्या करता हूं, फिक्स कर देता हूं, या इसी पॉइंट पे क्या करता हूं बेटा, इसको फिक्स या पाइवोटेड कर देता हूं। इसको मैंने फिक्स कर दिया, या इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, पाइवोटेड पॉइंट। इसको यहां पे फिक्स कर दिया। इसके बाद बेटा इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा। अब क्या होगा बेटा, ये बॉडी अगर कोई भी फिक्स बॉडी या पाइवोटेड बॉडी होती है, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कभी भी बेटा लीनियर मोशन नहीं कर सकती है, वो लीनियर मोशन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये फिक्स है, और जब फिक्स है तो अपना प्लेस चेंज करके आगे नहीं जा सकती है। तो ये किस टाइप का, अब ये बॉडी जो मोशन करेगी बेटा, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। कैसे बेटा, यहां पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्योंकि यहां से फिक्स है इसलिए बेटा आगे नहीं जा सकती, तो ये क्या करेगी बेटा, इसी पॉइंट के अबाउट ये ऐसे क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। पहले फोर्स लगाइएगा तो ये फोर्स ये शिफ्ट करके यहाँ आएगा, और ज्यादा बेटा इससे लगाते जाएंगे तो ये क्या करेगी, इसी के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगी इस फॉर्म में। तो इस तरह से बेटा अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी पे, और रिजिड बॉडी भी कैसी होनी चाहिए बेटा, फिक्स और पाइवोटेड होनी चाहिए। यानी कि बेटा रोटेशनल मोशन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, रोटेशनल मोशन के लिए जो हमारी बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, पहला बेटा वो कैसी बॉडी होनी चाहिए, वो रिजिड बॉडी होनी चाहिए। और रिजिड बॉडी भी कैसी होनी चाहिए बेटा, नॉन पाइवोटेड या फ्री टू मूव नहीं होनी चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए, नॉन मींस रिजिड बॉडी भी कैसी होनी चाहिए, पाइवोटेड होनी चाहिए। अगर रिजिड बॉडी पाइवोटेड है बेटा और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या करती है बेटा, वो रोटेशन शुरू कर देती है। कहां से रोटेशन शुरू करेगी बेटा, उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देती है। इस पॉइंट को हम बेटा पॉइंटेड पॉइंट बोलते हैं, और रोटेशन को क्या बोलेंगे, रोटेशन अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट। या बेटा और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट को हम पाइवोटेड पॉइंट, और पाइवोटेड पॉइंट से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। यानी कि बेटा अगर हम इस पॉइंट, यानी ये जो लाइन हो गई, ये क्या हो गई, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब चलिए बेटा इसी केस को हमको अच्छे से पढ़ना है, डील करना है, तो चलिए हम अब इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। बेटा हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये क्या है बेटा, हमारा कोई डोर है, और ये बेटा यहां पे क्या है, ये हिंज्ड है, इसी के अबाउट क्या है, ये हिंज्ड है। अब बेटा जहां पे ये हिंज हो जाता है इसी को हम पाइवोटेड पॉइंट बोल देते हैं, और इससे पास होने वाली लाइन को, इससे पास होने वाली लाइन को, यानी कि इस लाइन को क्या बोल देंगे बेटा, इससे पास होने वाली लाइन को हम क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम बेटा कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब देखिए बेटा, आप देखिए ये जो आपका डोर है, अगर आप यहीं पे फोर्स लगाते हैं, यानी फोर्स कहां अप्लाई करें बेटा, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट्स के अबाउट, तो क्या होगा बेटा, क्या ये डोर ओपन या क्लोज होगा, या जिस पोजीशन में है इसकी पोजीशन चेंज होगी, क्या इसको हम ओपन कर सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि बेटा आप यहां पे कितना भी ज्यादा फोर्स लगाइए, ये क्या है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितनी भी आप फोर्स लगा दीजिए, ये डोर बेटा ओपन नहीं होगा। यानी कि इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया बेटा कि इसको मोशन कराने के लिए सिर्फ हमें फोर्स की जरूरत नहीं होती, यानी फोर्स तो कॉज है, लेकिन इसके अलावा कोई और फैक्टर है जो कि बेटा इसके मोशन को, यानी कि इसके रोटेशन को क्या कर रहा होगा, अफेक्ट कर रहा होगा। सिर्फ फोर्स से होता तो बेटा इसको ओपन हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या होता है बेटा, इस फोर्स को हम यहाँ ना अप्लाई करके बेटा सपोज करते हैं इस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है बेटा, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि बहुत ही ग्रेटर, काफी हाई फोर्स जब यहाँ पे लगा रहे होते हैं, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड की फोर्स यहाँ लगाएंगे तो ये डोर क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगर ये फोर्स यहाँ ना लगा के बेटा यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये डोर उसके कंपेयर में काफी लेस फोर्स और कम फोर्स लगाते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, ओपन या क्लोज हो जाता है।
फिर बेटा हम यहाँ पे चेक करते हैं, जब यहाँ भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये और ज्यादा आसानी से ओपन हो जाता है। और जब बेटा लास्ट में हम इस पॉइंट पे हैंडल लगा देते हैं, यहाँ पे बेटा फोर्स लगाते हैं, तो हमको क्या लगता है, मिनिमम इफर्ट लगता है। यानी इस पोजीशन पे क्या लग रहा था, बहुत ही स्मूथली जो हमारा डोर है, बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ फोर्स जब हम यूज करते हैं, यानी कि लेस मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाते हैं, तभी क्या हो जाता है बेटा, ये ओपन हो जाता है, या आसानी से इसको ओपन या क्लोज कर लेते हैं। यानी कि बेटा इस डोर को ओपन करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, एक तो हमारा फोर्स था और दूसरा क्या था बेटा, दूसरा हमारा इससे इस लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। एक बार ये डिस्टेंस d1 यूज किया, दूसरी बार बेटा d2 यूज किया, थर्ड टाइम हमने d3 यूज किया और फोर्थ टाइम d4। तो जब बेटा हमने d4 यूज किया तो बहुत लेस मैग्नीट्यूड की फोर्स रिक्वायर्ड थी इसको क्या करने के लिए, ओपन। यानी कि बेटा जो इसको रोटेशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जो हमारा डोर का रोटेशन है वो सिर्फ फोर्स पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। दो फैक्टर हैं, एक तो हमारा फोर्स है और दूसरा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। हाँ बेटा देखिए, अब कुछ कॉन्सेप्ट यहीं पे देख लेते हैं। ये क्या हो गया बेटा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जो कि बेटा हिंज पॉइंट से पास करेगा, या पॉइंट ऑफ रोटेशन अगर एक पॉइंट है, जैसे कोई बार रॉड है, ये है बेटा। अब यहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ रोटेशन। लेकिन इससे जो पास होने वाली लाइन है बेटा, ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देते हैं। समझ में आया? ये क्या हो गया बेटा, उससे पास होने वाली लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रोटेशन। एक सिंगल पॉइंट होगा तो बेटा पॉइंट ऑफ रोटेशन बोलेंगे, कई सारे पॉइंट्स होंगे जहां पे बेटा वो क्या होगा, फिक्स होगा, तो उससे पास होने वाली लाइन को हम जनरली क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। अब हम जहां पे बेटा फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे इस पॉइंट पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि बेटा जो टोटल रोटेशन हो रहा था, या हम बोलते इसी रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट। यानी कि रोटेशन हो किस कारण रहा है बेटा, ड्यू टू टर्निंग। क्या कर रहा है बेटा, ये डोर हमारा क्या कर रहा था, टर्न कर रहा था। बेटा टर्न करने वाले जो फोर्स होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, टर्निंग फोर्स, या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे, या बेटा टॉर्क बोल देते हैं। तो जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, या बेटा टर्निंग फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो फैक्टर्स पे। एक तो हमारा फोर्स हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। यानी कि बेटा जैसे यहां पे लगा रहे हैं तो इससे पास होने वाली लाइन को हम क्या बोल देंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब यहां पे लगा रहे होंगे तो बेटा इससे जो लाइन पास हो रही होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। और इन दोनों के बीच का जो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे यहां से देखते हैं तो यहां देखिए 90 डिग्री है और यहां पे 90 डिग्री, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो होता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, या बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी जो टर्निंग इफेक्ट है, या बेटा टॉर्क है, या जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर जाता है, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद फिर इन सबको डिफाइन करते हैं। ये रहा दूसरा बेटा, हम देखते हैं एग्जांपल में, बेटा आपने हैंड फ्लोर ग्राइंडर देखा होगा, यानी कि गांव में बेटा जिससे हम क्या करते हैं, पहले आटा वगैरह पीसते थे, उसमें क्या होता था बेटा, एक हमारी डिस्क होती थी, स्टोन डिस्क होती थी, उसके सेंटर में बेटा होल करके एक रॉड फिक्स कर देते थे। फिर क्या करते थे, इसी के ऊपर यानी कि कुछ ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा करके, इसी के ऊपर बेटा दूसरी हैंड ग्राइंडर लगाते थे। दरअसल साइज में उतना ही होता है बेटा, लेकिन मैं अभी एक के ऊपर एक बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा उसकी साइज बड़ी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। इस स्टोन सर्कल के ऊपर बेटा दूसरा स्टोन सर्कल होता था,
डिस्क होती थी, इस स्टोन डिस्क के ऊपर दूसरी होती थी और सेंटर में बेटा कोई बार, आयरन बार होता तो बार होता जिससे ये फिक्स होता था। तो बेटा जो ऊपर वाला स्टोन होता था वहां पे अगर हम देखते हैं तो उसकी हैंडल कहाँ लगाया करते थे, उसकी हैंडल बिल्कुल बेटा जैसे ये नीचे, अगर ये ऊपर वाला है और ये बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये फिक्स होता है, तो इसका जो ऊपर वाला स्टोन होता था उसकी हैंडल जो होती थी हम कहाँ पे लगाते थे बेटा, बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट, रिम के बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट, ताकि बेटा जब यहां से हम रोटेट करें तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हो गया बेटा आपका लाइन ऑफ रोटेशन और ये क्या हो गया बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस, ये भी डिसाइड करता है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। यानी कि बेटा इसके रोटेशन या इसके मूवमेंट या इसके टर्निंग इफेक्ट को बेटा या इसके टर्निंग को कौन कौन फैक्टर डिसाइड कर रहे होते हैं, फोर्स, और दूसरा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बेटा हम अगर रिम पे यहां ना लगा करके रोटेशन को यहाँ पे बेटा जिस हैंडल को यहाँ पे लगा देते तो हमको क्या लगता, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसको क्या करने के लिए बेटा, रोटेट करने के लिए। यानी कि बेटा अब हम देखेंगे क्या कि टर्निंग इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स क्या हो गया ये आपको समझ में आ गया, और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा उसको देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग ऑफ फोर्स, या इसी को और क्या बोल सकते हैं, टॉर्क। ये होता क्या है बेटा, देखिए कोई भी बेटा सपोज कर लीजिए बॉडी क्या है, फिक्स है, ये बॉडी है और ये सेंटर पे कैसी है बेटा, पिवोटेड बॉडी है, फिक्स बॉडी है। पिवोटेड है। अगर बेटा हम इस बॉडी पे क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज कर लीजिए बेटा यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है बेटा, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, ये जो बॉडी है ये लीनियर मोशन नहीं करती है, ये लीनियर मोशन ना करके क्या करना शुरू कर देती है बेटा, इसी पॉइंट, इस लाइन, इस एक्सिस के अबाउट क्या करना शुरू कर देती है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर देती है। ये क्या करना शुरू कर देती है बेटा, रोटेशन मोशन शुरू कर देती है। तो इस रोटेशन मोशन, ये बॉडी क्या करेगी बेटा, रोटेशन मोशन कॉज करेगी, रोटेशन मोशन। तो इसको रोटेशन मोशन को बेटा प्रोड्यूस करने वाले जो फोर्स है उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स। और टर्निंग मींस यही क्या हो जाता है बेटा, ये जिसके कारण, जिस फोर्स के कारण ये क्या कर रही है बेटा, मोशन कर रही है, उसी को हम फोर्स को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क बोल देते हैं। यानी बेटा जिस फोर्स के कारण किसी बॉडी में क्या होती है, रोटेशन होना शुरू हो जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क बोल देते हैं। देन आता है बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इनको बेटा अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, डिसाइड होता है। तो आता है बेटा फैक्टर, ये क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है बेटा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड, या इस टाइप से आता है, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अ फोर्स। तो बेटा देयर आर टू फैक्टर्स, जैसा कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखे, कितने बेटा देयर आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं जिसपे क्या होता है बेटा, जिसपे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, डिसाइड होता है। टू फैक्टर्स, देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिसाइडेड। बेटा मींस दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, डिसाइड होता है। पहला है बेटा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहला क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्योंकि बेटा देखिए कितनी, ये कितना तेजी से रोटेशन करेगा। अगर बेटा यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत स्मूथली धीरे धीरे रोटेट करेगा। 10 न्यूटन का लगाएंगे उसके जस्ट डबल बेटा तेजी से रोटेट करेगा। और ज्यादा फोर्स बढ़ा देंगे तो इसका जो रोटेशन है बेटा, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो रोटेशन है या टर्निंग इफेक्ट है या बेटा टॉर्क है, उसको किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पहला हमारा
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे देखेंगे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया बेटा हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, और इससे पास होने वाली जो एक्सिस है या लाइन है बेटा, इससे पास होने वाली जो लाइन है इसी को क्या बोल देते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट क्या कर रहा होगा बेटा, ये रोटेट कर रहा होगा, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब बेटा हम देखते क्या है, अगर हम यहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, तो यहां से बेटा जब हम यहां पे आते हैं तो हमको देखते क्या है बेटा, अगर हम 10 न्यूटन की सपोज कर लीजिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा इस पॉइंट पे, तो ये बहुत ही धीरे धीरे रोटेट कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, ये फोर्स जहां पे अप्लाई करें इससे पास होने वाली लाइन को, इस लाइन को हम बोल देते हैं बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया बेटा, यही क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बेटा हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, यही 10 न्यूटन की फोर्स अगर यहां पे अप्लाई कर देते हैं यहां पे, तो क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन फोर्स हमारी भी कितनी है, 10 न्यूटन ही है, तो क्या होता है बेटा, ये रिंग जो है ये ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देती है। और अगर यहां लगाते हैं तो क्योंकि डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया बेटा, अब ये डिस्टेंस हो गया, तो इसका जो रोटेशन होता है बेटा और तेजी से बढ़ जाता है। इससे हमको समझ में आता है कि बेटा जो टर्निंग इफेक्ट है जिसके कारण ये रोटेशन कर रहा है, वो किस पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो, या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो है किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और दूसरा क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, ये बेटा परपेंडिकुलर का साइन है, या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड line of action of force to the axis of rotation, to the axis of rotation। यानी कि बेटा ये दो फैक्टर हैं जिसपे हमारा जो हमारे बेटा टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, या बेटा इसी को हम बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट या बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स को दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करें, यानी कि जो हमारा बेटा टर्निंग इफेक्ट है या हमारा जो मोमेंट है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे, दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड कर रहे हैं। एक तो हमारा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम बेटा इसको मैथमेटिकली देखें, अगर इसी को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखें, तो ये फार्मूले में देखें तो ये मैथमेटिकली आ जाता है बेटा, टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, या इसी को बेटा क्या बोल सकते हैं, टॉर्क। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, इसको हम बोल सकते हैं, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो बेटा इसको हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू, ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और जो टॉर्क है बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसके इक्वल होता है, इट इज, ये इक्वल होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट है वो बेटा इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क को बेटा कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। अब बेटा इसकी अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं, और पहले देखते हैं बेटा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो बेटा फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बेटा एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इनटू मीटर।
ये हो गया बेटा आपका एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अगर बेटा इसको हम सीजीएस यूनिट में देखते हैं तो बेटा फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है ये तो एसआई यूनिट हो गया, और अगर इसी को हम सीजीएस यूनिट में देखें तो सीजीएस में क्या होता है बेटा फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन, और बेटा डिस्टेंस का क्या होता है सेंटीमीटर। तो इसका जो सीजीएस यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा डाइन सेंटीमीटर। ये एसआई यूनिट क्या हो गया बेटा, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर और सीजीएस यूनिट क्या है डाइन। एसआई यूनिट क्या है बेटा न्यूटन मीटर और सीजीएस यूनिट क्या है डाइन सेंटीमीटर और डाइन सेंटीमीटर। अब बेटा कभी कभी न्यूमेरिकल्स में होता क्या है, हमको एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में या सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में चेंज करना होता है। इसके अलावा बेटा हमें फोर्स को मेजर करने का एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। तो बेटा कभी कभी हमें केजीएफ में दिया रहता है, उसको किसमें न्यूटन में चेंज करना होता है। तो केजीएफ और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है वो देख लीजिए। किलोग्राम फोर्स या केजीएफ इक्वल टू होता है बेटा जी न्यूटन। क्या होता है जी न्यूटन। यहाँ पे ये जी क्या है बेटा, जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो जी की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है बेटा, जी की वैल्यू जनरली कितना लेते हैं, एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, या बेटा जनरली और क्या ले सकते हो सिंपल तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। तो इस तरह से अगर हम बेटा इसको देखेंगे तो 1 kgf इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी की प्लेस पे बेटा ये यूनिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.8 न्यूटन, और इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा 10 न्यूटन, या सिंपली आप जी न्यूटन जानिए बेटा। जो भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप 10 न्यूटन भी यूज कर सकते हो, या बेटा अगर आपको दिया है कि जी की वैल्यू 9.8 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 kgf इक्वल टू जी न्यूटन, और जी की वैल्यू अगर 9.8 है तो क्या लिख देंगे बेटा 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, या कुछ नहीं दिया तो आप सिंपल उसको अप्रोक्सीमेटली कितना यूज कर सकते हो 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। ये बात आप बेटा ध्यान दे देना क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है, केजीएफ को हम न्यूटन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अब बेटा रिलेशन, एक हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आया था, रिलेशन बिटवीन द डिराइव रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए बेटा इसके बीच में हम रिलेशन एक डिराइव करके देखते हैं क्या होगा, कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कितना सिंपल होता है बेटा डिराइव करना। अब इसके लिए हमको कुछ बेसिक चीजें जाननी है। जैसे बेटा हमें पता है ये 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। 9th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है या बेटा आपको नहीं आता तो मैं इसको भी डिराइव कर देता हूं कि ये रियल में होता कैसे होगा, क्यों होता है या कैसे होता है। देखिए बेटा न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स। फोर्स होता क्या बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बेटा देखिए मास का यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है, मास का एसआई यूनिट केजी होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 न्यूटन अगर फोर्स है तो कितना बेटा हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और अगर 1 न्यूटन फोर्स है तो बेटा 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर हो जाएगी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और बेटा अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में देखें तो सीजीएस यूनिट में मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा ग्राम, ये हो जाएगा 1 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन। बेटा डिस्टेंस के लिए हमारा सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो इंटू सेंटीमीटर। और टाइम के लिए बेटा चाहे एसआई यूनिट हो या सीजीएस, उसमें टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो ये बेटा इसका जो ये तो एसआई यूनिट था फोर्स का, और ये क्या बेटा हम देख रहे हैं सीजीएस यूनिट। तो ये हो गया बेटा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा सीजीएस यूनिट होता है। अब बेटा देखिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स को हम किस में चेंज करने चल रहे हैं, सीजीएस यूनिट में। अगर मैं चाहूं बेटा 1 न्यूटन को क्या लिख सकता हूं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा देखिए 1 kg की प्लेस पे अगर मैं 1 kg को बेटा अगर मैं ग्राम्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000 ग्राम। तो 1 kg की प्लेस पे अगर मैं 1000 ग्राम लिख लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेटा 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब बेटा 1 मीटर इक्वल टू बेटा हाउ मेनी सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो जहां पे बेटा मीटर है 1 मीटर वहां पे इंटू क्या लिख सकता हूं मैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो और बेटा आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 100 तो ये क्या हो जाएगा 10,000 या बेटा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब बेटा देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू ये आ गया, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 बेटा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोल देते हैं डाइन। तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, इसकी प्लेस पे मैं पुट कर सकता हूँ डाइन, तो ये आ गया 10 टू द पावर 5 डाइन। इस तरह से बेटा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब बेटा हम एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स को किस में चेंज करेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स में। तो बेटा 1 न्यूटन इक्वल टू दिस। अब देखिए अभी हमारा जो बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट था, मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या था बेटा, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन की प्लेस पे बेटा मैं क्या पुट कर सकता हूं, 10 टू द पावर 5 डाइन। और 1 मीटर की प्लेस पे बेटा क्या पुट कर सकता हूं, इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट, और ये कौन सी यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट। इस तरह से दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर्स। अब हम बेटा इसको और एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं, उसके बाद अभी अच्छे से न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं आपके एग्जाम में। और देखते हैं बेटा कुछ इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। बेटा आपने स्टीयरिंग देखा होगा जनरली बाइक गाड़ियों में, तो बेटा हम देखते क्या है, कार की जो स्टीयरिंग होती है बेटा वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है ये। लेकिन अगर बेटा इसी की जगह पे ट्रक या बस की स्टीयरिंग की बात करें तो क्या होता है बेटा, उसकी जो डायमीटर होता है स्टीयरिंग का वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है। क्यों, क्योंकि बेटा जो हमारी कार होती है बहुत ही हल्की होती है, तो उसको जो टर्न करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, लेस होती है। जो मूवमेंट या टर्निंग इफेक्ट के लिए उसके जो मूवमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होती है, टार्क जो रिक्वायर्ड होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, लेस होता है। तो अगर लेस मैग्नीट्यूड होगा तो बेटा क्या करेंगे हम, फोर्स सपोज कर लीजिए फोर्स लगाते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है बेटा कि हम कितने फोर्स लगा सकते हैं। सपोज कर लीजिए कोई मैन है जो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर वो बेटा एक कार को ड्राइव कर रहा है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 100 न्यूटन की, तो बेटा अगर इसके डायमीटर का ये इसके स्टीयरिंग का जो डायमीटर है बेटा वो सपोज कर लीजिए कितना है, वो है हमारा बेटा 0.25 मीटर। कितना है, 0.25 मीटर। तो ये कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता। अब बेटा इस कार को टर्न करने के लिए जो टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क की जरूरत होगी, टॉर्क की जो जरूरत होगी कितनी है, सपोज कर अगर निकालना होगा बेटा तो भी टॉर्क इक्वल टू क्या बताया था आपको, टॉर्क इक्वल टू बोला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स तो हमारा 100 न्यूटन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस कितना है बेटा इस स्टीयरिंग का, 0.25 मीटर है। ये आ गया बेटा हमारा 25 न्यूटन मीटर, 25 न्यूटन मीटर। यानी किसी कार को बेटा टर्न करने के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क रिक्वायर्ड हो, सपोज कर लीजिए 25 न्यूटन मीटर है, और किसी मैन की बेटा जो कैपेसिटी है फोर्स अप्लाई करने की, मैक्सिमम कितना फोर्स सपोज कर लेते हैं वो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता है। कितनी फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा, सिर्फ 100 न्यूटन का। अब उसी के आदमी को बोल दिया जाता है बेटा चलो तुमको एक ट्रक चलानी है या एक बस को चलाना है। अब बेटा वो फोर्स तो इतना ही लगा सकता है, लेकिन बस या ट्रक क्योंकि बेटा बहुत ही हैवी होती है एज कंपेयर टू कार, तो क्या होगा बेटा, अगर इसको सपोज कर लेते हैं, इसको टर्न करने के लिए बस को जो हमें बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, इसको टर्न करने के लिए जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, सपोज कर लेते हैं बेटा 50 न्यूटन मीटर है। कितना है, 50 न्यूटन मीटर। अब अगर बेटा इसकी भी स्टीयरिंग का डायामीटर अगर 0.25 मीटर लगा देंगे तो ये आदमी क्या इसको रन कर सकता है, इसको टर्न कर सकता है क्या बेटा, नहीं कर पाएगा। तो अगर उसी मैन के लिए वही मैन क्या करना चाहता है, ट्रक या बस को चलाना चाहता है, तो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं बेटा, उसकी फोर्स तो कैपेसिटी तो उसकी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्टीयरिंग बढ़ा देंगे। तो होगा क्या बेटा, सपोज कर लीजिए इसको रन करना है, उसको बेटा बस को या ट्रक को टर्न करने के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की रिक्वायरमेंट है 100 न्यूटन मीटर।
तो बेटा मैन्युफैक्चरर करेगा क्या, अब वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी डिस्टेंस मींस कितनी रेडियस का हमको इसका स्टीयरिंग बनाना चाहिए। तो कैसे निकालेगा बेटा, वो 50 न्यूटन मीटर, उसको सपोज कर लीजिए टर्निंग इफेक्ट है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो उसको टर्न करने के लिए जो कि रिक्वायर्ड है। फोर्स आदमी का क्या है बेटा, फिक्स है, वो 100 मैन का जो फोर्स है वो 100 न्यूटन ही है। लेकिन हमको क्या नहीं पता बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्टीयरिंग नहीं पता है। तो बेटा डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्टीयरिंग कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 100 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे बेटा 100 न्यूटन इक्वल टू डी। डी हमारा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अंडरस्टूड है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो गया बेटा, 50 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। यानी कि बेटा हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन क्या था कि हम स्टीयरिंग की जो रेडियस है जो यहाँ पे 0.25 मीटर थी, अगर इसको बढ़ा के कितना कर दें बेटा 0.5 मीटर कर दें, यानी उसकी साइज को बढ़ा दें, तो वही आदमी क्या कर सकता है बेटा, आसानी से स्मूथली ट्रक को या बस को भी क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। तो यानी कि टर्निंग इफेक्ट जो हो गया वो दो फैक्टर्स पे डिसाइड हो रहा है, एक तो बेटा हमारा फोर्स पे और दूसरा बेटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों, क्योंकि बेटा अगर हम यहां भी फोर्स लगाएंगे तो उसकी हैंडल कभी भी रोटेट नहीं होगी। अब इससे बेटा जितना ज्यादा क्लोज यहां पे फोर्स लगाओगे तो आपको और ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, यहां पे लगाओगे तो उसके कंपेयर में लेस फोर्स की, और यहां पे लगाओगे बेटा तो आपको मिनिमम इफर्ट की जरूरत होगी इसको टर्न करने के लिए इसकी स्टीयरिंग को। तो टर्निंग या मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए बेटा दो फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और एग्जांपल्स हम देखते हैं बेटा, तो जैसे सपोज कर लीजिए आपने ये एग्जांपल बहुत आसानी से रोड के किनारे देखा होगा कि बेटा जब भी कभी कोई बस या ट्रक जा रही होती है, ये है, और आप देखते हैं बेटा कि जब इसके क्या होता है, कभी कभी इसके जो टायर हैं पंचर हो जाते हैं, तो होता क्या बेटा, जो ड्राइवर या कंडक्टर होता है या मैकेनिक होता है इसकी इस व्हील को बाहर निकालना चाहता है, उसके लिए बेटा यहाँ पे जो उसके बोल्ट लगे होते हैं उसको ओपन करना होता है। तो आप देखे होंगे बेटा ओपन करने के लिए जो रिंच होते हैं, जो स्पेनर होते हैं, उनकी जो साइज होती है बेटा क्या होती है, बहुत ही लार्ज होती है। अगर छोटे से स्पेनर को ले आकर के बेटा कितनी भी फोर्स लगाएंगे हमको इस नट को ओपन करना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर बेटा स्पेनर या रिंच की साइज बड़ी कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही आसानी से क्या ओपन कर सकते हैं। जैसे आप भी कभी देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है बेटा, कोई नट है वो रिंच से या जो स्पेनर हम यूज कर रहे हैं प्लस उसकी साइज अगर छोटी तो उससे बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे होते हैं, फिर भी वो ओपन नहीं हो रहा होता है। हम करते क्या है बेटा, अपनी रिंच में एक रॉड लाते हैं जो कि अंदर से हॉलो होती है, उसमें फंसा देते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। अब बेटा हम दूसरे उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिए तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा के बेटा उसको हम बहुत ही आसानी से क्या कर पाते हैं, ओपन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मोमेंट ऑफ फोर्स को हमने बताया कि आपको डिसाइड करने के दो फैक्टर हैं, एक है आपका फोर्स और दूसरा बेटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फर्स्ट है और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेटा वही रखा, लेकिन अगर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या किया बेटा, इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, अगर 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा दिया तो जो हमारा बेटा टर्निंग इफेक्ट है या टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और हम आसानी से बेटा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, डिस्टेंस डबल करके। अगर डिस्टेंस बेटा 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो जो टर्निंग इफेक्ट है या मोमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है उसको हम 4 टाइम्स बढ़ा लेते हैं बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस 4 टाइम्स। तो बेटा डिस्टेंस भी क्या है, हमारा दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, डोर की जो हैंडल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, हम दूसरे कॉर्नर पे लगाते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस रख के लगाते हैं ताकि उस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हमको बेटा मिनिमम एफर्ट लगाना हो। सेकेंड टॉपिक अब हमारा आता बेटा, इससे रिलेटेड अभी हम आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं, पहले कुछ और बातें। अब आते हैं बेटा हम सेकेंड पार्ट पे इसके, जो कि हमारा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 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 किसको बोलते हैं बेटा, अगर इसे हम इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं, जैसे बेटा कोई ये बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है,
अब इधर से बेटा हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी कितनी फोर्स लगा दी है बेटा 10 न्यूटन का। तो ये बॉडी के, और बेटा इसका वेट जो है सपोज कर लीजिए 5 kg का वेट है। तो बेटा अगर ये जो आपके जिस टेबल पे रखा है ये स्ट्रॉन्ग टेबल है, तो ये भी क्या करेगी बेटा, अगर ये नीचे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी 5 kg का फोर्स लगा देगी। kgf है सपोज कर लेते हैं, तो ये 5 kgf का ये भी फोर्स लगा रहा है। तो ये बॉडी क्या बेटा मूव करेगी, ये बॉडी क्या मूव करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इस 10 न्यूटन को फोर्स को क्या करेगी बेटा, ये वाली बॉडी कैंसिल कर देगी। इस वाले जो इसको बेटा अंडर ग्रेविटी जो 5 kgf का फोर्स लग रहा था उसको ये वाला फोर्स क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है 5 kgf का वो कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, ये बॉडी जो है जो कि अपने स्टेट कैसे स्टेट पे है बेटा, अभी ये रेस्ट पे है। किस स्टेट में है, रेस्ट पे है। और बेटा बहुत सारी फोर्स भी हम एक्ट कर रहे हैं, फिर भी जो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट है ये चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह से बेटा सपोज करते हैं कोई आदमी है जो साइकिल से जा रहा है, ये साइकिल इस पे बैठ के चला रहा है, ये जा रहा है। अब बेटा क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है सपोज कर लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या हो रहा है बेटा, इधर से एक फोर्स कोई दूसरा आदमी है जो इधर से उसको पुश कर रहा है, कितने से 20 न्यूटन फोर्स है, और दूसरा भी आदमी है बेटा जो इसको किधर इधर से इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन से ही क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो होगा क्या बेटा, ये आदमी अभी भी ये दोनों को फोर्स एक्शन कर रहे हैं, फिर भी इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो ऑलरेडी कितनी मेंटेन रहेगी 5 न्यूटन मीटर 5 मीटर पर सेकेंड ही मेंटेन रहेगी। क्यों, क्योंकि इस फोर्स को ये फोर्स क्या कर देगी बेटा, कैंसिल कर देगी। तो इसका जो फोर्स इसकी जो वेलोसिटी है क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे हमारे कार है, अगर हम बेटा कार को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला रहे हैं तो होता क्या बेटा, अगर हम अपनी कार को बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला रहे हैं तो इसका टायर, अब जो कार का इंजन होगा उसको कंटिन्यू बेटा फोर्स दे रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन सेम टाइम पे जो टायर्स होते हैं बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है। तो जो हमारी कार होती है बेटा वो क्या कर रही होती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है इसका मतलब ये है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मीनिंग ये नहीं बेटा उस पर कोई फोर्स उस समय एक्ट नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि इंजन तो ऑन है बेटा और फ्यूल भी बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन कंटिन्यू फोर्स लग रहा है फिर भी उसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही होती है, क्योंकि बेटा जितना फोर्स इंजन लगा रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्पीड को स्पीड अप करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में टायर में किस फॉर्म में लग रहा होता है बेटा, फ्रिक्शनल फॉर्म में लग रहा होता है। इसके कारण जो कार की हमारी स्पीड होती है क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। जब भी बेटा इस टाइप के ये जो दोनों कंडीशंस हैं बेटा, इन्हीं कंडीशंस को हम क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम इज दैट, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम किसी बॉडी पे सेवरल फोर्सेस, मेनी फोर्सेस को लगा रहे हो एक साथ में, लेकिन उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, दोनों में कोई फर्क ना पड़ रहा हो, कोई चेंजेस ना आ रहे हो, इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज इट इज द कंडीशन इन विच अ बॉडी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस। यानी कि बेटा जब भी किसी बॉडी पे, कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है और उस पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज ना हो रहा हो, या बेटा कोई बॉडी मोशन कर रही हो और उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हो, लेकिन जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज ना हो रहा हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन of a body when it remains in its state of rest or its state of motion under the influence of several forces। यानी कि बेटा कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रह जाती है, या स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अब इक्विलिब्रियम बेटा जैसे यहीं से हमको डिफाइंड हो गया, कितने टाइप का होता है बेटा, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं तो दो होता है। एक हो गया बेटा जब बॉडी हमारी रेस्ट पे रहे और रेस्ट में ही रह जाए, दूसरा बेटा जब हमारी बॉडी मोशन कर रही हो और वो मोशन में ही रह जाए
तो उसको हम क्या बोल, जब बेटा बॉडी रेस्ट पे रहे और बहुत सारी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं और वो रेस्ट में रह जाए, तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी हमारी मोशन कर रही हो बेटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ several forces and it remains its state of motion, then that type of equilibrium is called as dynamic equilibrium। तो बेटा आप देखते क्या है, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देयर आर टू काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला बेटा हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है बेटा हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बेटा पहले हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको, वही जैसे बेटा कोई बॉडी है ये, अब इसमें बेटा बहुत सारी फोर्स लग रही है, इधर सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है बेटा, इस पॉइंट पे हमारा एक 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस साइड से बेटा एक 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, दूसरा बेटा 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो क्या होगा बेटा, अगर हम इस साइड से टोटल फोर्स देखते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 + 5 15 न्यूटन। इस डायरेक्शन से हम टोटल फोर्स देखते हैं बेटा कितना हो जाएगा, 8 + 7 = 15 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे और ये जो बॉडी है ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रह जाएगी। इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या बोल देंगे बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज व्हेन अ बॉडी remains its state of rest under the influence of several forces, then the equilibrium is called as static equilibrium। यानी कि कोई बॉडी अगर बेटा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस और अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर रही है बेटा, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। दूसरा आता है बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं बेटा, ये कोई बॉल है जो कि सपोज कर लीजिए इधर मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। इसकी जो वेलोसिटी सपोज कर लीजिए 2 मीटर/सेकंड है। अब बेटा हम इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन की। तो बेटा हम अगर देखते क्या है, ऑब्जर्व क्या करते हैं, अब बेटा अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो इधर क्या लग रहा होगा, ये मोशन कर रहा है रोटेशन, तो इधर कौन सी फोर्स लग रही होगी बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रही है बेटा, इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो मोशन है इसको क्या कर रही है बेटा, सपोज कर लीजिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 2 न्यूटन है। तो इसकी जो वेलोसिटी है बेटा 2 मीटर/सेकंड वो कांस्टेंट बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अगर बेटा फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड से फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका जो बेटा मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देंगे बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन इन विच अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। बेटा यानी किसी बॉडी पे जब बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों लेकिन उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे, वो चेंज ना हो रहा हो, इस टाइप के मोशन को, इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देंगे बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल आपको बताया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बेटा कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे रेन ड्रॉप्स है बेटा, वो क्या करती है, अर्थ पे जब भी गिर रही होती है बेटा वो कांस्टेंट स्पीड से आ रही होती है। क्यों, क्योंकि बेटा जितना उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, सेम उतनी ही बेटा बॉयंट फोर्स या एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है, उसको अपोज कर रहा होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का हो गया। या कोई कार है बेटा, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब बेटा इंजन जितनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, टायर्स पे फ्रिक्शनल फोर्स उतनी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जिसके कारण उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो कांस्टेंट है। ये भी क्या हो गया बेटा, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या बेटा रेन ड्रॉप्स फॉलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आते हैं बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद हमारा जो टॉपिक है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा, हाँ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बेटा कोई बॉडी होने के लिए कंडीशन क्या क्या है ये देखते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं आपको। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम,
अब देखिए बेटा, सपोज कर लेते हैं ये कोई बेटा हमारी आयरन रॉड है, स्टील बार है, जो यहाँ पे पिवटेड है, तो अभी ये, अब बेटा अगर इस पे फोर्सेस लग रही हैं, सपोज कर लेते हैं बेटा यहाँ पे जो फोर्स लग रही है कितना लग रही है, वो 20 न्यूटन की लग रही है। इस डायरेक्शन से भी कितना लग रही है बेटा, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है बेटा 10 न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन का। और सेम यहीं पे बेटा इसी पॉइंट पे दूसरी एक और फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और इसी बेटा बिल्कुल सेम एक्सिस पे एक और फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की। तो अगर हम देखें बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस का मतलब हुआ बेटा कि अलजेब्रा का मीनिंग हो गया बेटा विथ डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बेटा अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमको क्या लेना पड़ेगा बेटा, अलजेब्रा में अगर इसको हम प्लस ले रहे होते हैं तो अपोजिट में क्या लेते हैं, माइनस। तो अगर बेटा इस डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 20 न्यूटन। तो बेटा इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस 20। सेम इसी तरह से बेटा अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा हमको, न्यूटन। अलजेब्रिक मतलब होगा बेटा विथ साइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, मींस बेटा फोर्सेस विथ साइन। साइन का मतलब हुआ डायरेक्शन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन को बेटा हमको क्या करना होगा, उसकी साइन अपोजिट कर देनी होगी। अगर हम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 20 माइनस 20, ये बेटा प्लस 10 प्लस 15, और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 10 और माइनस 15। अगर अलजेब्रिक सम करेंगे तो ओवरऑल क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। इफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम इक्वल टू जीरो, तो ये बॉडी किसमें होने के चांसेस हैं बेटा, इस बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के चांस हैं। बट ये अकेली कंडीशन बेटा सफिशिएंट नहीं है, ये अकेली कंडीशन बेटा सफिशिएंट नहीं है इस बॉडी को किसमें होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए। कैसे बेटा, चलिए शो करता हूं। सपोज कर लेते हैं बेटा ये चीजें तो हैं, लेकिन अब बेटा इस बॉडी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइवोटेट कर देते हैं, और ये जो फोर्स लगा रहे थे बेटा, ये फोर्सेस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। टोटल कितना लगा दिया, सब कुछ करते हैं 25 न्यूटन। अगर बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस करेंगे प्लस 20 माइनस 20 प्लस माइनस 10 माइनस 15, और इसको क्या ले लेंगे बेटा प्लस 25। तो अब पर भी ओवरऑल अगर हम सम करेंगे बेटा इस कंडीशन में भी, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इस समय देखेंगे अभी भी क्या आ रही है बेटा, जीरो। लेकिन अगर बॉडी यहाँ पे पिवोटेड है तो ये बेटा हमको ये बॉडी जो करेगी होगा क्या, ये बॉडी बेटा अपनी एक्सिस पे इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी इसी पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आएगा या टॉर्क आएगा वो ग्रेटर होगा इन दोनों से। वो तो अभी फार्मूले से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ये क्या करना शुरू कर बेटा, इधर रोटेट होना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब बॉडी अभी क्या बेटा, अगर रोटेशन होने लगे तो अभी इनिशियली किसमें थी, स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, लेकिन सेवरल फोर्सेस ऐड करें तो ये रोटेशन करना शुरू कर दी बेटा। तो इसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि रोटेशन मोशन कर रही है। तो ये क्या हो गई बेटा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड है, पहला हो गया बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या हो गया बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट या ऑल टॉर्क शुड बी आल्सो इक्वल टू जीरो। यानी कि बेटा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं या मूवमेंट ऑफ force, algebraic sum of moment of force of algebraic sum of all the moment of force should also be equal to zero. तो there are two condition for the equilibrium. पहली कंडीशन क्या है बेटा, मूवमेंट algebraic sum of all forces should be equal to zero, और दूसरा क्या है बेटा, algebraic sum of moment of all forces should be also equal to zero. यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए कितनी कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन है। पहला हमारा algebraic sum of all forces should be equal to zero, और दूसरा बेटा algebraic sum of all torque। टॉर्क है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, algebraic sum of मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम बेटा क्या बोल सकते हैं, टॉर्क should be equal to zero। तो there are two condition for the equilibrium। ये दो कंडीशन है किसके लिए बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए। देन अब हम देखते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। उसके पहले बेटा हम दो देखिए, कोई बॉडी है, जैसे बेटा ये बॉडी है, ये बॉडी है।
अगर बेटा इस पे हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगी बेटा, ये बॉडी इस टाइप से रोटेट करना शुरू कर देगी बेटा। अगर हम अपनी वॉच देखते हैं तो वॉच का बेटा यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ 6 और ये 9। और जो वॉच की बेटा नीडल होती है किधर से किधर मूव करती है, इस टाइप से ऐसे मूव करती है, 12 फिर 1 2 3 4, यानी कि बेटा वॉच की जो नीडल होती है कुछ इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बेटा इसका अपोजिट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिजिक्स में बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, माइनस साइन। इसको एजम्पशन है कि इसको हम ऐसा निगेटिव लेते हैं। और कोई बॉडी बेटा एंटी अगर इस टाइप से मोशन कर रही है यानी कि इसके अपोजिट, नीडल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि कोई भी बेटा बॉडी है वो क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, तो ये बेटा क्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव करती है तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और बेटा अपोजिट इसके यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बॉडी पे बेटा जब अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और जब बेटा डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो क्लॉकवाइज। लेकिन बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड से नहीं, अगर हम पॉइंट ये जो पिवट पॉइंट है यहाँ पे चेंज कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है बेटा एग्जाम में कभी भी आपको तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेटा हम एज्यूम क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एग्जाम में आप कैसे बेटा देखते ही क्वेश्चन को आप कैसे समझ जाओगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा उसको हम अपने राइट हैंड्स को, अगर बेटा जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को अगर हम पुट करते हैं, जैसे बेटा अगर यहाँ पे है, यहाँ देखते हैं तो ये बॉडी किधर मूव कर रही है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में जा रही है अगर हम अपने कर्लिंग फिंगर्स को बेटा उधर भेजेंगे तो जो हमारा थंब है वो इस बोर्ड के क्या है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है तो हमारा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और बेटा अगर फोर्स इधर ना लगा करके हम यहाँ लगाते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा बेटा। तो अगर रोटेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम देखेंगे कि हमारी फिंगर्स किधर नीचे की ओर आ रही है बेटा, तो ये जो हमारा थंब है किधर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा तो क्लॉकवाइज होगा और अपवर्ड डायरेक्शन अगर बेटा थंब आउटसाइड है प्लेन के तो हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, इसको पॉजिटिव लेंगे। और बेटा थंब अगर इनवर्ड है तो इसको जो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा और इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब हम देखते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा। या बेटा हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन में देखिए छोटे सा बगल कॉर्नर में एक क्लॉक बना लीजिए, यहाँ पे 12 कर लीजिए बेटा, इधर 3 इधर 6 और इधर 9। अब देख लीजिए बेटा ये क्लॉक हमारी कैसे ऐसे रोटेट करती है, तो रोटेशन इस साइड में हो रहा होगा तो क्लॉकवाइज और इसके अपोजिट हो रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। या बेटा हम अपने थंब से भी डिसाइड करेंगे, अगर थंब आउटसाइड है तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस, और बेटा थंब इनवर्ड है तो क्लॉकवाइज और साइन नेगेटिव। देन आता बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सम ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज movement should be equal to sum of all anti-clockwise movement should be equal to sum of all clockwise movement। यानी कि बेटा if a body is in state of equilibrium, बेटा कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है तो उसके लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, सम ऑफ ऑल
क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि अगर दोनों ये इक्वल है तो बेटा वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स होगा और हमारी बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। अदरवाइज बेटा अगर इन दोनों में से कोई एक ज्यादा और एक कम है तो बॉडी क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी, यानी कि रोटेशन मोशन करेगी। अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की जो वैल्यू है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू से ज्यादा है तो ओवरऑल रिजल्टेंट किधर होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बॉडी किधर करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और अगर बेटा जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाली फोर्सेस हैं अगर उनका सम ज्यादा है किससे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से, तो बेटा बॉडी ओवरऑल जो हमारा नेट मूवमेंट होगा किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी। अब बेटा हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारा इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जो इस चैप्टर्स पे आता है। तो बेटा इसमें 3 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। आज इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको मैं अपने सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। और इससे पहले ही आपका पीरियोडिक टेबल और मैथ्स के 3 चैप्टर्स का वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। और बेटा अब हम आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, इसके बाद आप अपनी बुक्स का और बोर्ड में आए हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं कोई कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर इससे बेटा एक क्वेश्चन है जो कि फिक्स है, हर साल बोर्ड में आता है, बैलेंसिंग का, उसको कराते हैं। पहले को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। बेटा सपोज करते हैं कोई एक बॉडी है, एक बॉडी पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 10 न्यूटन, और फोर्स और यानी कि बेटा पिवटेड पॉइंट, कोई ये बॉडी है सपोज करते हैं, इस पे चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये बॉडी यहाँ पे पिवटेड है, ये बॉडी क्या है बेटा, यहाँ पे पिवटेड है। अब इस पिवटेड पॉइंट से बेटा यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जिसके मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है, और यहाँ से इस पिवटेड पॉइंट से इस फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं बेटा कितना है, 2 मीटर है। तो हमसे क्या पूछेगा बेटा, व्हाट इज द टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना हो गया बेटा यहाँ पे 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 2 मीटर। तो ओवरऑल जो हमारा टॉर्क होगा या मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, टॉर्क का ये सिंबल होता है, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 न्यूटन मीटर। इसी तरह से अगर मैं बोलूं बेटा कि ये रहा आपका एक एग्जांपल। दूसरा बेटा किस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, आपको एक तो डायरेक्ट था, दूसरा ये था बेटा ये बॉडी यहाँ पे पिवटेड है, और इस पिवटेड बॉडी को बेटा रोटेट करने के लिए, जो इस बॉडी को क्या करने के लिए बेटा, रोटेट करने के लिए जो मिनिमम टॉर्क है, इस बॉडी को क्या करने के लिए बेटा, रोटेट करने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए, क्लॉक है एंटी क्लॉकवाइज जो बाद में देखेंगे, इसको सपोज कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए जो मिनिमम टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स की जरूरत है बेटा, वो सपोज कर लेते हैं 50 न्यूटन मीटर है। कितना है बेटा, 50 न्यूटन मीटर है। और बेटा इस पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज कर लेते हैं बेटा 20 न्यूटन है। हमसे पूछेगा बेटा व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कौन सी डिस्टेंस होगी बेटा, जो कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिसपे हम फोर्स अप्लाई करें और ये टॉर्क इस बॉडी को क्या कर सकें, रोटेट कर सकें। तो बेटा अभी आपको बताया मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क हमको कितना दे रखा है बेटा 50 न्यूटन मीटर, फोर्स कितना है 20 न्यूटन। तो बेटा मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इसको हम रोटेट कर सकें, इसको फाइंड करने के लिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इधर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 20 न्यूटन इक्वल टू डी। तो बेटा न्यूटन कैंसिल हो गया, 20 से 50 को डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर। यानी कि बेटा मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए फोर्स अप्लाई करने के लिए, ये डिस्टेंस शुड बी मिनिमम कितना होना चाहिए 2.5 मीटर। इससे ज्यादा होगा तो बेटा ऑलरेडी इससे ज्यादा मूवमेंट क्रिएट करेगा और ये रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक, आपको बेटा अगर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो टॉर्क पूछ सकता है बेटा, टॉर्क और फोर्स दे रखा है तो डिस्टेंस पूछ सकता है, और डिस्टेंस और टॉर्क दे रखा है तो आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, फोर्स पूछ सकता है। 3 ही पार्ट्स हैं, एक टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा बेटा फोर्स और तीसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तीनों में से बेटा दो क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में गिवन होगी और थर्ड क्वांटिटी हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड में आता है। ये तो सिंपल हुआ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का तरीका। अब बेटा जो क्वेश्चन आता है, देखिए बेटा कोई भी जैसे यूनिफॉर्म बार है, ये क्या है, यूनिफॉर्म बार है या यूनिफॉर्म रॉड है, क्या है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड या बार है। अगर यूनिफॉर्म है तो बेटा यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म बार होने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म हो गया। और बेटा यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट डिस्टेंस का मतलब हुआ जैसे बेटा 5 या 10 सेंटीमीटर का मैंने लेंथ कट कर लिया, कितना, 10 सेंटीमीटर का, तो और 10 सेंटीमीटर के अगर बेटा बहुत सारे पार्ट्स हमने कट कर लिए तो हर एक 10 सेंटीमीटर का जो वेट होगा, भार होगा बेटा, मास होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर 10 सेंटीमीटर का एक जगह पे मास बेटा अगर 10 ग्राम आता है तो बेटा दूसरे भी 10 सेंटीमीटर का लेंथ का जो मास होगा वो कितना होगा, 10 ग्राम, थर्ड वाले का भी 10 ग्राम, फोर्थ वाले का भी क्या होगा, 10 ग्राम, यानी कि मास कांस्टेंट होता है। तो कभी भी बेटा यूनिफॉर्म बार जो होता है या रॉड होती है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इसका हमारे अगले पार्ट में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अभी सिर्फ बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए देख लेते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कहाँ पे होता है बेटा, इसके सेंटर पे होता है। सेंटर का मतलब बेटा इसका जो टोटल मास होगा वो कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, इसके सेंटर पे, यानी कि सेंटर कहाँ होता है बेटा, यूनिफॉर्म बार का उसके मिड पॉइंट पे होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ वाली क्या है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ वाली क्या है बेटा, हमारी कोई स्केल है, तो इसका जो टोटल मास होगा बेटा कहाँ पे होगा, इसके सेंटर में कहाँ पे होता है बेटा, यूनिफॉर्म स्केल का उसके मिड पॉइंट पे होगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 50 सेंटीमीटर, यानी इसका जो टोटल मास होगा उसके कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा बेटा, मिड पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे एक्ट कर रहा होगा। सिर्फ इतना चाहिए हमको नॉलेज अभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म बार का या बेटा यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी कि जो उसका टोटल मास होता है कहाँ पे एक्ट करता है बेटा, उसके सेंटर पे। और न्यूमेरिकल्स करते समय भी हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा कि उसका जो सेंटर, उसका जो मिड पॉइंट है वही क्या, उसका सेंटर है, यानी टोटल मास हम उसके सेंटर पे ले लेंगे कि वो एक्ट कर रहा है। चलिए अब देखते हैं बोर्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा सॉल्व करके, तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये बेटा 2017 का एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल 2016 या 17 में आया था क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल 1 करो बेटा, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, a uniform meter rule can be balanced at the 70 centimeter mark when a mass of 0.05 kg is hung from the 94 centimeter mark। अब बेटा वी हैव टू ड्रॉ, क्या करना है, कह रहा है बेटा ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट और दूसरा बेटा बी, find the mass of the meter rule। बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल हर साल आपके आईसीएसई 10th बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है, बेस्ट एकदम आसानी से किस टाइप से सॉल्व करेंगे बेटा। यही था उसका एप्लीकेशन कि हम किसी भी बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग को यूज करके बेटा किसी भी अननोन
ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं बेटा, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बेटा हम कोई भी अननोन रॉड है हमारे पास, उसका मास नोन नहीं है, तो उसका मास हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। देखिए कह रहा बेटा यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस। सपोज कर लेते हैं बेटा ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल है यानी कि बेटा यहाँ पे 0 सेंटीमीटर मार्क होगा, यहाँ पे कितना होगा बेटा 100 सेंटीमीटर होगा। और यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस एट 70 सेंटीमीटर मार्क। अब बेटा ये क्या, अब इसका सेंटर कहाँ होगा बेटा, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसके सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा। मिड पॉइंट क्या होता है 50 सेंटीमीटर। अभी इसको पहले आपको बताया मिड पॉइंट क्या होगा बेटा 50 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि इसका सेंटर कहाँ होगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे हो गया। यानी कि जो स्केल है बेटा उसका जो टोटल मास होगा वो कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, उसके मिड पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे। बट इसको हम बैलेंस कर रहे हैं कैसे बेटा, कैन बी बैलेंस एट 70 सेंटीमीटर मार्क। अब बेटा 50 ये हो गया और सपोज कर लेते हैं ये कितना है, ये 70 सेंटीमीटर है। यहां पे हमने क्या कर रखा बेटा, इसको बैलेंस कर रखा है, इसको हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ बेटा रोक रखे हैं। लेकिन अगर बेटा हम कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या ये बैलेंस होगी क्या, नहीं। जैसे बेटा ये हमारा रॉड है, तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो क्या करूंगा बेटा, मैं इसको कहाँ पे हिंज करूंगा, इसके सेंटर पे। लेकिन अगर बेटा मैं सेंटर पे ना करके इसको सपोज कर लेते हैं ये 0 सेंटीमीटर मार्क और ये 100 है, और अभी तो सेंटर यानी कि 50 सेंटीमीटर पे लगा रखा हूँ फोर्स, तो ये बैलेंस है देखिए आप। लेकिन अगर बेटा इसको मैं उठा करके यहाँ डालूंगा 70 सेंटीमीटर मार्क पे, तो क्या होगी, इस साइड क्योंकि मास ज्यादा हो गया बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके 50 पे थी, उस साइड फोर्स लगा रही होगी, इधर फोर्स नहीं होगी, तो ये क्या होगा बेटा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिर जाएगी। तो इसको अगर मैं चाहता हूं कि बेटा इसको बैलेंस कर सकूं तो मुझे कहीं ना कहीं इधर क्या करना होगा बेटा, कोई फोर्स और कोई मास और हंग करना होगा। तो अब बेटा इस रॉड को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 70 सेंटीमीटर मार्क पे है, तो बेटा इस साइड क्योंकि मोमेंट ज्यादा है, ये रॉड किधर जाएगी बेटा, अगर इस पोजीशन पे छोड़ देंगे तो ये रॉड क्योंकि बेटा मास इधर है तो नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगी बेटा, इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि कैसा मोशन करना शुरू कर देगी, एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगी। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या था कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्या था, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ सिर्फ अभी क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो इसके लिए अब बेटा इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कौन काउंटर करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना होगा, एक और मास लगाना होगा और फोर्स लगाना होगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं बेटा, करा यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस एट 70 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 0.05 kg hung from 94 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो यानी कि बेटा इस डायरेक्शन में, ये इधर कोई भी मास या फोर्स लगाएंगे तो ये किधर बेटा मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में ले जाएगा। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्या करेगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएगा। इसलिए 94 सेंटीमीटर पे, यानी कि बेटा यहाँ पे कुछ 94 सेंटीमीटर मार्क पे एक मास बेटा क्या कर रहा है हम, ये मास, इस मास m की वैल्यू कितना है बेटा, 0.05 kg, इसको हम कर दे रहे हैं बेटा। तो क्या हो रहा है, ये रॉड क्या हो जा रही है, बैलेंस हो जा रही है। कह रहा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया, मीन्स ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया अरेंजमेंट का कि कहाँ पे कौन सी कैसी फोर्सेस लग रही हैं। अब इसके बाद कह रहा है बेटा फाइंड द मास ऑफ द मीटर रूल। मीटर रूल का मास कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा बेटा ये पार्ट था कैलकुलेशन का। तो चलिए देखते हैं मेथड टू फाइंड द मास ऑफ मीटर रूल, इसका सॉल्यूशन। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है क्या हमारा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बेटा और मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बेटा ये जो देखिए इस टाइप में बेटा जितने भी कैलकुलेशन हैं, हमेशा बॉडी की जो बेटा इस टाइप की न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी डिस्टेंस की कैलकुलेशन है बेटा हमेशा कहां से किया जाएगा, हिंज पॉइंट से किया जाएगा। हिंज पॉइंट यहाँ कहां पे बेटा, 70 सेंटीमीटर। यानी कि जो भी पिवटेड पॉइंट होगा या बेटा जो भी हमारा हिंज पॉइंट होगा, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारा जो हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट है वो कितना है बेटा, 70 सेंटीमीटर। तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं बेटा वो हमेशा हम इसी पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए 70 सेंटीमीटर है, और बेटा यहां से और मास, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द स्केल बेटा
अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास तो क्या कहाँ पे है बेटा, उसके 50 सेंटीमीटर पे है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, लेट द मास ऑफ मीटर रूल इक्वल टू m ग्राम। m केजी में दे रखा है तो बेटा केजी में ले लेंगे, केजीएफ में दिया रहता है तो केजीएफ में ले लेते हैं। तो बेटा लेट द मास ऑफ द मीटर रूल शुड बी इक्वल टू m केजी। तो इस बेटा इस मीटर रूल का जो टोटल मास है कितना है, m केजी। ये मास एक्ट कहाँ हो रहा होगा बेटा, इसके सेंटर पे, यानी कि इस 50 सेंटीमीटर पे। तो बेटा जो हमारा ये मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटा, मास हमने m ले लिया, तो मास तो हो गया m एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में। और बेटा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, 70 माइनस 50 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे बेटा मास की प्लेस पे m केजी ले लीजिए और डिस्टेंस को क्या ले लीजिए 20 सेंटीमीटर इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कौन कर रहा होगा, ये जो मास जो उसके साथ क्या है, हाँ ये जो मास उसके साथ जो हंग है बेटा, तो मास ऑफ द इस बार का मास कितना है बेटा 0.05 केजी। तो यहाँ मास की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 0.05 केजी। और इसका बेटा इस मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द हिंज पॉइंट या पिवटेड पॉइंट, ये कितना है बेटा 94 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर कर देंगे। तो 94 माइनस 70 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर। अब हमें m की वैल्यू निकालना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये सब उधर जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो m इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा 0.05 केजी इंटू 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे बेटा 20 सेंटीमीटर। 20 कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया बेटा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 5 1 जा 5, 0.01 ये आ गया बेटा। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 जा 6, ये आंसर आ गया 0.06 केजी। यानी कि जो मास ऑफ द मीटर रूल था बेटा वो कितना था 0.06 केजी। इस तरह से बेटा हम मास ऑफ द अननोन स्केल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा आप इस वीडियो के बाद आपके चैप्टर्स में आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इस नंबर पे ऐप के थ्रू या बेटा इस नंबर पे 9415614156 इस पे बेटा आप मैसेज डाल करके अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। आशा है मुझे आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।